जय हिंद साथियों, मैं विकास और आप लोगों के लिए गणित की स्पेशल क्लास लेके आया हूं। और आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं संख्या पद्धति। पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, संख्या का हम वर्गीकरण कर दें। संख्या का वर्गीकरण इंग्लिश में लिखते चलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब आप देखें, संख्या को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दूसरे की बात करें तो यह है काल्पनिक संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आप देखें, अब इनके बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या। तो देखें, वास्तविक संख्या के डेफिनेशन की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर लिखा जा सके उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर काल्पनिक की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर न लिखा जा सके। अब आप देखेंगे, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। दोनों डिफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है। एक को संख्या रेखा पर लिखा जा सके और दूसरे को संख्या रेखा पर न लिखा जा सके। अब आप देखें, यह टर्म जो है संख्या रेखा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जनरली आप लोग जानते होंगे, बड़े छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है। एक काल्पनिक रेखा होती है जिसमें बीच में 0 होता है और दाहिने तरफ ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और इस लाइन पे जिन संख्याओं को, जो संख्याएं इस लाइन पे लिखी जा सकती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वही आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और जो इस लाइन पे नहीं आ पाएंगी वह काल्पनिक संख्या होंगी। जनरली +1 होता है, +2, +3, +4, +5, S1 इनफाइनाइट तक। और इस साइड -1, -2, -3, -4 या इनफाइनाइट तक। अब आप देखें, आप कहेंगे क्या इतनी ही संख्याएं होती है? नहीं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप ये जानिएगा, यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो आप कहेंगे दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं रहती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत संख्याएं रहती हैं। तो आप जानेंगे दो संख्याओं के बीच बहुत संख्या है। जैसे 1 और 2 के बीच क्या क्या होगा, बहुत सारी संख्या होंगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1.5 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे 1 से अधिक 2 से कम, यानी कहीं बीच में इधर आएगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें इसके इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यह जानिएगा कि संख्या रेखा, जिन संख्याओं को इस रेखा पर लिख पाएंगे हम लोग, लिखा जाता है, वही वास्तविक संख्या कहलाती है। और इसकी पे जिसको नहीं लिख पाएंगे वह काल्पनिक संख्या। अब ये प्रश्न उठता है कि हम इस पे किन किन संख्याओं को लिख पाएंगे। तो देखिए, इसको जानने के लिए बड़ा आसान है, इसको भी आप देख लें थोड़ा सा। अगर हम कहें वास्तविक संख्या, एक दूसरी डिफिनीशन कहें या दूसरा अप्रोच कहें, अगर आप किसी संख्या को आप जानना चाहते हैं कि यह संख्या वास्तविक है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग कर दें। अगर आप वर्ग करते हैं और इसका मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक, यानी कोई संख्या है, अगर आप वर्ग करें जो परिणाम आए वह धनात्मक प्राप्त हो, तो आप कहेंगे यह संख्या क्या है, यह संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे
जैसे अगर हम कोई संख्या लें 3, अगर हम वर्ग करते हैं 3 तरीक क्या 9, तो आप देख रहे होंगे यह क्या है धनात्मक है। -2 ले लें वर्ग करें तो आप जानते हैं माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यह +4 हो जाएगा और यह भी क्या है धनात्मक। देख रहे हैं आप ना। अगर हम कड़ी में 5 ले लें, अगर हम इसका वर्ग करें तो आप जानते हैं कड़ी का वर्ग हम जब करते हैं तो कड़ी हट जाती है, तो यह आपका हो जाएगा +5, यह भी धनात्मक है। अगर हम माइनस कड़ी में 3 ले लें तो अगर हम इसका वर्ग करें, ध्यान दीजिएगा, माइनस कड़ी में 3 का वर्ग करें तो ये क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका कड़ी हट जाएगी +3, यह भी धनात्मक। तो आप कह पाएंगे ये सारी संख्याएं जिनको हमने यहाँ देखा वर्ग करने पर परिणाम जो आ रहा है धनात्मक, तो ये क्या होंगी सारी की सारी वास्तविक संख्या होंगी। अब इसमें काल्पनिक की बात करें तो हम इसको भी ऐसे ही चेक कर पाएंगे। अगर कोई संख्या लें हम, अगर हम संख्या का वर्ग करें और परिणाम क्या है, परिणाम अगर ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक, अगर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हो तो हम कहेंगे यह संख्या क्या है काल्पनिक संख्या। देखिए दोनों अपोजिट है। जैसे यहाँ संख्या रेखा पर लिखा जा सके, संख्या रेखा पर ना लिखा जा सके। दूसरी अप्रोच की बात करें, संख्या का वर्ग करें तो यहाँ धनात्मक आएगा, संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ ऋणात्मक आएगा। आप समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब आप देखें इसमें जैसे कुछ संख्याएं हम देखते हैं। अगर हम माइनस ऐसे देखेंगे, माइनस कड़ी में 2 एक संख्या है, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, आप जानते हैं कड़ी हट जाती है और चूंकि ये माइनस कड़ी के अंदर है तो यह कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा। अच्छा इसको और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखें इसको हम क्या लिख पाएंगे, कड़ी में 2 × -1, इसको लिख पाएंगे ना। अगर इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो इसको अलग अलग लिख लें तो ये हो जाएगा कड़ी में 2, चूँकि इसका वर्ग था, वर्ग हम लोग लगा देंगे, इसको और लिख लेते हैं कड़ी में 2 × कड़ी में -1, इसका वर्ग है। अब आपको एक डाटा याद रखना है, एक रिजल्ट, यह जो कड़ी में -1 होता है इसका मान i होता है। आप ध्यान देंगे इसका मान क्या होता है i होता है, और ये कड़ी में 2 ऐसे रहने देते हैं। अब इसका अगर हम वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा, कड़ी में 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा और यहाँ i का वर्ग हो जाएगा, और यह i का जो वर्ग होता है यह होता है -1 और यह आपको मिल जाएगा -2। तो आपको दो रिजल्ट यहाँ याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। i का मान होता है कड़ी में -1, अगर हम i का स्क्वायर कर दें तो यह हो जाएगा -1। तो आपने देखा i एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग क्या आता है माइनस में आता है, ऋणात्मक होता है। तो जहाँ आपको i दिखाई दे देगा तो आप कहेंगे वो क्या है काल्पनिक संख्या, इसको आयोटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसी को आयोटा कहा जाता है। ये देखें एकेडमिक का पोर्शन है, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यह डाटा भी याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के लिए, अगर हम ले लें कड़ी में -5, अगर हम इसका वर्ग भी करेंगे तो क्या आएगा -5, तो यह भी क्या है काल्पनिक संख्या है। तो आप कह पाएंगे कोई भी ऋणात्मक संख्या जो कड़ी में हो उसका वर्ग हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, इसलिए वह क्या होगा काल्पनिक संख्या होगा। यहाँ तक आप लोग हमारे ख्याल से समझ पाए होंगे। अगर आप यहाँ तक समझ पाए हैं तो देखें इन दोनों को अगर आप समझ पाए हैं वास्तविक और काल्पनिक को, तो एक डिफिनीशन और हम लोग पढ़ लेते हैं। समरित संख्या, समरित संख्या इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें अगर आपसे कोई पूछे कि समरित संख्या क्या होती है, अगर आप समरित संख्या के बारे में जानते हैं तो देखें यह समरित संख्या जो होती है वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं को जब प्लस या माइनस से जोड़ा जाता है, यानी कि समरित संख्या में दोनों पार्ट होते हैं, वास्तविक की संख्याएं भी होती हैं और काल्पनिक संख्या, यानी कि समरित संख्या में r प्लस माइनस आई, r से आप समझ रहे होंगे रियल नंबर और i से इमेजिनरी नंबर। तो इसमें r और i यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं, यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं
जब प्लस और माइनस के द्वारा इस तरह से स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, समरी संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका हम जनरल रूप एक लिखें, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे समरी संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, और यह एक्स प्लस माइनस आई वाई एक सामान्य हम संख्या रखते हैं, एक सामान्य समझ लीजिए कि रूप लिखते हैं इसका। अब आप जानिएगा इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, इसका कभी कभी माड पूछ देता है, तो यह होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह माड को क्या कहते हैं हम, परिणाम कहते हैं, परिणाम। इंग्लिश की बात करें तो मैग्नीट्यूड। इतना आप याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। देखें एक चीज़ और आप जानिएगा आप लोग, कंपटीशन के दृष्टि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में बस हमें इतना जानना, आयोटा क्या होता है, आयोटा काल्पनिक संख्या होती है। और डेफिनेशन की बात करें तो जिसे संख्या रेखा पर न लिख पाएँ, जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आए, वही काल्पनिक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या को हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लें, हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसे ही हमें पढ़ना है। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखें हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, यानी एक वास्तविक संख्या का जब वो वर्गीकरण करेंगे तो ये दो भागों में बढ़ता है। एक होता है आपका पूर्णांक, इंटीजर, दूसरे की बात करें तो दशमलव, डेसिमल। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक और दशमलव को। पहले हम पूर्णांक को पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड पे एक साथ पढ़ना दोनों को आसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड छोटा है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर दशमलव पढ़ेंगे। तो देखें पूर्णांक क्या होता है। अगर आप पूर्णांक को जानना चाहें तो होता क्या है इसमें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की वे सारी संख्याएं जो पूरा किसी न किसी भाग को बताती हो, जैसे 5, 3, 100, यह पूरा किसी न किसी एक पूरे भाग को बताते हैं। अगर इसको कहें 5.3 या 0.3 या 0.10, तो ये क्या है, यह आधा अधूरा है, और यह क्या है, पूरा का पूरा बताती है। तो इस टाइप की संख्याएं, अच्छा यह ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच, यानी कि यह -5 भी हो सकता है, यह -3 भी हो सकता है, यह समझ पाएंगे आप लोग। और यह जो दशमलव के साथ आती है यह इसमें आ जाती है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, इंटीजर को। अब आप देखें इंटीजर को भी, अगर इंटीजर को हम पढ़ और क्लियर करना चाहें, इसको हम लोग संख्या रेखा से समझते हैं। संख्या रेखा से बीच में आपको पता है 0 होता है, और दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एज सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा कामा के साथ। ध्यान दीजिएगा हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसमें आधा अधूरी संख्याएं नहीं आएंगी, ये पूरा का पूरा रहेंगी। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। और इधर क्या होगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 एज सो ऑन। अब आप देखें यह क्या है, यह पूरा जो संख्याओं का जो है समूह है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसमें 0 भी शामिल होता है, सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानिएगा यह +1 से लेके
अनंत तक ये जो संख्याएं होती हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक। और जो -1 से -इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं यह होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। अब एक चीज़ और आप जानिएगा, यह जो 0 होता है आपका, अगर इसके बारे में बात करें तो यह क्या है, यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो इसको आप कह सकते हैं अऋणात्मक और अधनात्मक। शून्य के बारे में आप कह सकते हैं शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अच्छा, अगर इन सब को बात करें 1 से लेके अनंत तक, यह क्या है, यह धनात्मक है, यानी कि यह ऋणात्मक नहीं है। अगर धनात्मक है तो यह ऋणात्मक नहीं है, यानी जब शून्य शामिल हो जाता है इस श्रृंखला में, ध्यान देंगे अभी यहाँ से 1 से था, जब हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं धनात्मक में तो इस पूरे श्रृंखला को हम लोग कहते हैं अऋणात्मक, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। अब यही थोड़ा सा आप जान जाइएगा, यह थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसके बारे में आप लोग परिचित होंगे, प्राकृतिक संख्या। अगर इंग्लिश की बात करें तो नेचुरल नंबर। अब आप यह भी जान लीजिए, यह प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n से, क्योंकि n फॉर नेचुरल होता है और n से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे, 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को, जो धनात्मक संख्या हैं, इन्हें ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप देखें, जो ये अऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी धनात्मक में जब 0 शामिल हो जाता है, यानी सभी के सभी ऋणात्मक नहीं है, यानी अऋणात्मक पूर्णांक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। देखें, एक ही मतलब डिफिनीशन में कई चीज़ जुड़ती जा रही हैं एक दूसरे से, इसको आप ध्यान देंगे। इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है होल नंबर, होल नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। तो आप समझ पा रहे होंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। प्राकृतिक संख्या में 1 से संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या में 0 से संख्याएं होती हैं। अगर हम 0 से लेके इधर की सभी संख्याओं को लिख दें तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अधनात्मक पूर्णांक। तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है और अधनात्मक पूर्णांक क्या होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आपको यह 2 याद रखने हैं, यह इंपॉर्टेंट है, धनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और अऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बारे में बस आप इतना जानिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाए 0 क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो आपका जवाब होगा न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, यानी अधनात्मक और अऋणात्मक है। यहाँ तक आप नोट कर लें। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के दृष्टि से। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक या फिर इसी को आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब आप देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। धनात्मक पूर्णांक को एक बार हम लिख देते हैं क्योंकि इसकी आगे समझाने में आसानी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यही आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक। आप इससे परिचित हो चुके हैं धनात्मक पूर्णांक से। अब इस धनात्मक पूर्णांक को हम वर्गीकृत करेंगे। देखें, एक से एक दूसरा ऐसे जोड़ते चला जाएगा। आप एक अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको संख्या का बारे में जितना जानकारी रखना चाहिए कंपटीशन के दृष्टि से, वह सब आपको मालूम चल जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा, इस पे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग सब पे आधारित जो प्रश्न पूछे गए अभी तक एग्जामों में, कुछ खास एग्जामों में, उसको क्वेश्चन को हम लोग कल या अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखें हम इसका वर्गीकरण करते हैं धनात्मक पूर्णांक को। तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहले हम 3 भाग को पढ़ते हैं और एक चौथा भाग उसको हम बाद में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, यह बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए अपने एग्जाम का। अगर इंग्लिश की बात करें तो प्राइम नंबर और भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और एक होता है आपका न तो भाज्य न तो अभाज्य और न ही भाज्य। मतलब ये 1 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं जाएंगी, यानी धनात्मक पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और ये दोनों में जो न शामिल हो वो क्या होगा, न तो अभाज्य और न ही भाज्य। अब आप देखें, इसको हम लोग तीनों को गुणनखंड की दृष्टि से बड़े आसानी से बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते भी होंगे आप लोग। गुणनखंड, इंग्लिश की बात करें तो फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है, देखें, अगर 2 की बात करें, 1 किससे कटता है, केवल 1 से कटता है। 2 किससे कटता है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी विभाजित किससे होगा। 3 की बात करें तो यह 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 की बात करें तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। अगर 5 की बात करें तो यह 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 7 की बात करें तो 1 से कटेगा, 7 से। 8 की बात करें तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ऐसे वो हम सबको नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा। तो आप देखें गुणनखंड क्या होता है। अगर हम कहें 5 का गुणनखंड क्या है तो 1 और 5। अगर हम 8 की गुणनखंड की बात करें तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो आप गुणनखंड के बारे में समझ गए होंगे। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड 1, 2, 4, 8 है। किसका गुणनखंड है, 8 का। यानी 8 को विभाजित करने वाली वे सारी संख्याएं 8 का क्या है, गुणनखंड है। तो देखें हम गुणनखंड के आधार पर इसको बांटेंगे। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। मतलब आप कहेंगे वे धनात्मक पूर्णांक या वे प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब ये भी जानिएगा, ये जो 2 गुणनखंड होंगे वो क्या होगा। आपने देखा, हमने जब कुछ संख्याओं का गुणनखंड किया तो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड 1 जरूर आ रहा है, यानी सभी संख्याएं 1 से जरूर कटती हैं। और दूसरी बात, कोई भी संख्या अपने आप से स्वयं कटती है, यानी 4 का गुणनखंड 4 जरूर होगा, 7 का गुणनखंड 7 होगा, 6 का गुणनखंड 6 होगा। यानी सभी संख्याएं स्वयं से कटती हैं और 1 से जरूर कटती हैं। तो ये जो 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1 होगा और स्वयं वह संख्या जिसका आप गुणनखंड निकालेंगे। मतलब जिस संख्या को जिसका आप गुणनखंड निकालेंगे 1 और वह स्वयं, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 2 गुणनखंड किसके किसके प्राप्त हुए, 2 के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, 3 के प्राप्त हुए,
4 के तो 2 से अधिक 3 गुणनखंड हो गए, ध्यान दीजिएगा। यह किस में जाएगा, उसमें जाएगा। 5 के कितने गुणनखंड, 2, यानी आप कहेंगे ऐसे 7 के भी कितने गुणनखंड, 2। तो आप कहेंगे जैसे, इसमें जैसे हम लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, ऐसे आगे बढ़ेंगे 11, 13। अभी इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इन सबको समझ लें। अब आप देखें भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके, ध्यान देंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आप बताइए 2 से अधिक गुणनखंड किसके किसके हैं, आप शुरू से देखते आएंगे। 2 से अधिक गुणनखंड 4, यानी स्टार्टिंग इसका किससे होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, इतना तो आप समझ जाएंगे। तो 2 से अधिक गुणनखंड किसके होंगे, आप यहाँ जैसे हम लिख लेंगे, जैसे 4 के बाद क्या होगा, 6, 8, 9, 10, ऐसे आते जाएगा। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, पहले आप डिफिनीशन समझ लें। अब आप देखें अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब आप देखेंगे तो इसमें हमने क्या 2 से शुरुआत किया है और यह 4 से शुरुआत हुआ, छूटा गया है, यह 1 बच गया है, यानी जिसका केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड हो, तो वह कौन है, आप बड़े आसानी से कह पाएंगे, वह केवल 1 है। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका केवल एक गुणनखंड हो। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य, तो आप कहेंगे 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब आप देखें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप स्टार करके नोट करते चलेंगे। इसमें कई बार एग्जामों में पूछा गया है, यह बड़ा कंफ्यूज कराता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बता पाएंगे दोनों 1, 2, तीनों को देखते हुए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखें 2 से शुरुआत हुआ है, 2, और आप यह भी नोट कर लीजिएगा यह 2 ही केवल सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सॉरी सम नहीं, सम तो हो गया, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो आप किसको कहेंगे। देखें आप 2 के बाद क्या है, 3, और यह 3 क्या है, विषम है ना। अच्छा सम विषम एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे, तो यह 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखें भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, 4 से, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप कहेंगे विषम की बात कर रहे हैं, 4, 6, 8 ये तीनों सम है, या 9 हो जाएगा। आप इतना याद कर लीजिए, इतना आप लोग पहले नोट कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। 1 से 100 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो आप याद रखिएगा यह 25 है। और ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपके लिए थोड़ा सा आश्चर्य है कि आपको होमवर्क इस समय मिल रहा है। आपके 25 अभाज्य संख्या
अपनी कॉपी में नोट करना है ढूंढ के, ठीक है, क्योंकि यह डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, 1 से 50 तक अगर पूछा जाए आपसे, 1 से 100 तक तो 25 है, और 1 से 50 तक कभी पूछ दिया जाए तो इनकी संख्या 15 है, आप नोट कर लेंगे। जब हम लोग इस पे अभाज्य संख्या पर आधारित जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें वो आपको और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग यहाँ तक। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला हेडिंग डालिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं, प्राइम नंबर के बारे में। देखें, अभाज्य संख्या से संबंधित 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आप याद रखेंगे, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, को प्राइम नंबर। इससे रिलेटेड आपेक्षिक अभाज्य संख्या, किसी किसी बुक में सापेक्षिक भी आपको मिल जाएगा। आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। कहीं कहीं तो आपको ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही जगह मिल जाएंगे, लेकिन अंतर होता है थोड़ा सा। और एक होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर। हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े, तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन से पहले आप वैसे समझ लें, डिफिनीशन से पहले समझ लेते हैं हम लोग तीनों का हल्का हल्का डिफिनीशन। पहले तीनों के बारे में देखें, इसमें अभाज्य संख्याओं दो अभाज्य, यहाँ से लिख लेंगे, 2 अभाज्य संख्याओं के समूह या जोड़े को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लें, जैसे 2, 3, इनके पेयर जोड़े को, समूह को, 2 संख्याओं के समूह को ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आप 3, 5 ले लें, आप 7, 11 ले लें, मतलब 2 संख्याएं लेनी हैं, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ बहुत क्लियर करना है, बहुत मामूली सा अंतर होता है इसमें उसमें। सहअभाज्य में क्या होनी चाहिए, 2 संख्याएं होनी चाहिए, यानी 2 संख्याओं के समूह, 2 संख्याओं के पेयर, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सारे अभाज्य हैं, और भी हो सकते हैं, इसको आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो। अब आपेक्षिक अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का समूह या जोड़ा जिसका मौसा, ध्यान दीजिएगा, जिसका मौसा 1 हो। अब आपके लिए एक नया शब्द, जो लोग न जानते हो, आगे हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे लसा मौसा। मौसा की हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 संख्याएं लेनी हैं और उसमें जो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन हो वह क्या हो, 1 हो। जैसे आप 2, 3 भी लिख सकते हैं। ये देखें 2 संख्याएं हैं, अगर दोनों में आप कॉमन निकालें,
जो सबसे बड़ा जो दोनों में निकले वो क्या होगा, एक ही होगा ना। एक के अलावा क्या दोनों में कुछ कॉमन होगा, नहीं। अगर हम कहें 3 4, इसमें भी क्या कॉमन मिलेगा आपको, एक ही कॉमन मिलेगा। HCF लिख दें, इसका HCF भी क्या होगा, एक होगा। इसका भी HCF क्या होगा, एक होगा। अगर हम 4 और 9 की बात करें तो इसका भी HCF क्या होगा, इसका भी HCF एक होगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को विभाजित क्या करेगा, केवल एक। इन दोनों को विभाजित कौन करेगा, एक। तो आप इन दोनों में समझिए, अगर आप इन सब का भी HCF निकालें, सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो सबका एक ही आएगा। सबका HCF क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब कि ये जो सभाज्य संख्या है इसका भी HCF क्या होता है, एक होता है, और इसका भी HCF एक होता है। तो अंतर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अंतर क्या होता है इन दोनों में। इसमें क्या है, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, और इसमें क्या है, संख्याएं जो दोनों होनी चाहिए, ये दोनों संख्याएं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि अभाज्य, या भाज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए इसमें दोनों अभाज्य हैं, इसमें एक अभाज्य और एक क्या है, भाज्य। इसमें दोनों क्या है, भाज्य। बात समझ पाए होंगे। आप यह समझिएगा कि आपेक्षिक अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दो दो संख्याओं का ग्रुप यहाँ भी बनता है, दो दो संख्याओं का ग्रुप यहाँ भी बनता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अभाज्य भी हो सकता, अभाज्य भी होता है और भाज्य भी, दोनों शामिल होता है। और कोई ज़रूरी है कि एक अभाज्य एक भाज्य, दोनों देखें, यहाँ दोनों क्या हैं, भाज्य हैं। और इसमें क्या होता है, आपको दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों के दोनों अभाज्य ही होंगी। यही अंतर है। अब आप हमारे ख्याल से समझ पाए होंगे कि सहअभाज्य संख्या और आपेक्षिक अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जान लें। इसमें दो अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, दो अभाज्य संख्याओं या संख्याएं लिखें का समूह जिनके बीच का अंतर 2 हो। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंतर की बात कर रहे हैं, कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं। यानी आपको दो अभाज्य संख्याएं लेनी है, 2, और दोनों के बीच अंतर कितने का हो, 2 का हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 3 5 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों अभाज्य है और इनके बीच का अंतर कॉमन नहीं, 2 का है। यानी 3 से 2 बड़ा 5 है। समझ पाए होंगे। आप क्या लिख सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं, आप 11 13 लिख सकते हैं, आप 17 19 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें दोनों को दोनों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों संख्याएं क्या होंगी, यहाँ दोनों संख्याएं अभाज्य ही होंगी। जैसे इसमें अभाज्य ही होंगी, इसमें अभाज्य हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और इसमें दोनों क्या होंगी, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या से संबंधित यह 3 उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित 3 और छोटे छोटे भाग होते हैं जिसको आपको याद रखना है। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलें, अब इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आप देखें, हम लोग किसको पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे। धनात्मक पूर्णांक कहें या फिर प्राकृतिक संख्या। इसको अभी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, अभाज्य, भाज्य, न तो अभाज्य न ही भाज्य। अब आप देखें, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसी में, इसी से रिलेटेड है, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, अगर इंग्लिश की बात करें तो परफेक्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस में इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। परफेक्ट नंबर को ही पूछ लिया गया है। तो देखें यह परिपूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब इस परिपूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, परिपूर्ण की संख्या के बाद, तो अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या लें, अगर इस संख्या का आप गुणनखंड निकालें, गुणनखंड,
अगर इस गुणनखंड, जितने गुणनखंड प्राप्त हों, अगर गुणनखंडों का योग, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या है, अगर इस संख्या के हम सभी गुणनखंडों को निकाल के अगर उसका योग करें तो यह संख्या यहाँ है, यहाँ जो संख्या है, अगर इसी का दुगुना प्राप्त हो जाए, अगर इसी का दुगुना प्राप्त हो जाए तो इस संख्या को हम कहेंगे क्या? परिपूर्ण संख्या। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, हो सकता है अभी आपको समझ में न आ रही हो। अगर हम देखें धनात्मक पूर्णांक एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो एक का गुणनखंड करें 1, 2 का गुणनखंड करें 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का 1, 2, 4, 5 का 1, 5, 6 का 1, 2, 3 और 6, सबको जोड़ दें। एक को तो जोड़ेंगे एक ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे 4, 2, 5, 4, 2, 6, 1, 7, इसको जोड़ेंगे तो 5, 1, 6, इसको जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12। तो आपने क्या देखा? 6, ध्यान देंगे, 6 का क्या आ गया? 12, दुगुना है ना, संख्या का क्या होना चाहिए था? दुगुना। तो आप कहेंगे 6 क्या है? परिपूर्ण संख्या है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी संख्याएं हमें परिपूर्ण मिलेंगी। तो आप यहाँ स्टार करके नोट कर लेंगे, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या तो वह है आपका 6। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेंगे, कुछ परिपूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी 6 है, इसके बाद आपका 28 आएगा, उसके बाद आपका 496 आएगा, फिर आपका 8128। यह चारों याद रखिएगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेलवे में भी प्रश्न पूछा गया है और दिल्ली पुलिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखें, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, अभी तक, अच्छा ये आगे बढ़ती जाएंगे क्योंकि यह धनात्मक संख्याओं का कोई सीमा नहीं है, इसलिए इस आगे बढ़ती जाएंगी। तो आप ये याद करिएगा, अभी तक 51 परिपूर्ण संख्याओं की खोज हुई है, संख्याओं की खोज हुई है, यह आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग धनात्मक पूर्णांक के जितने पार्ट हो सकते थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ये नोट कर लें। देखिए इसका डिफिनीसन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, डिफिनीसन वैसे पूछा नहीं जाता है, आप इससे समझ पाए होंगे। परिपूर्ण संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या है उसके गुणनखंडों का योग करें और इसी संख्या का दुगुना हो जाए तो यह संख्या क्या कहलाएगी? परिपूर्ण। इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दशमलव पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक पूर्णांक और एक दशमलव। तो पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, एक छोटी सी डिफिनीशन बच रही है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक में एक छोटा सा डिफिनीशन, पूर्णांक इंटीजर। एक बार इसको और देख लेते हैं हम लोग। पूर्णांक होता क्या था? आप लोगों ने देखा है, बीच में 0 और इधर धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कामा लगा के लिखेंगे। संख्या रेखा पर संख्याओं को कामा लगा के लिखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे -इन्फिनिट तक। अब आप देखें, इस पूर्णांक को 2 और भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है आपका सम संख्या, जिससे आप लोग परिचित होंगे, इवन नंबर, और दूसरा आपका विषम संख्या, जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब आप देखें, कुछ नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन है। वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हों, 2 से
विभाजित हो वो क्या होंगे, सम संख्या। तो और जो 2 से विभाजित न हो, विभाजित न हो। अब आप देखें 2 से विभाजित कौन कौन होगा इसमें देखें तो ध्यान दीजिए, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता जाता है। और इसमें क्या लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। लेकिन आप जानिएगा यह सम और विषम किसके पोर्शन है, किसके पार्ट है, पूर्णांक के पार्ट है। ध्यान देंगे पूर्णांक, और पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याएं ही नहीं होती हैं, ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा इसमें ऋणात्मक संख्या भी जो 2 से कट जाएं, तो देखिए ये भी 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा, यानी -2, -4, -6 ये भी होते हैं। लेकिन जनरली हम लोग धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं। इसी तरह इसमें क्या होंगे -1, -3, -5, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या या फिर सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि -2 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -6, ऐसे तो छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर यह पूछ दे सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या, तो आप कह पाएंगे क्या है वो 2 है। अच्छा एक चीज़ हमने छोड़ा है 0, यह किस में जाएगा, सम में कि विषम में? तो आप याद रखिएगा यह सम में होता है। आप नोट करके चाहें तो लिख लें 0 एक सम संख्या है। कैसे आया इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो टाइम लगेगा। आप बस याद रखिएगा 0 एक क्या सम संख्या। हालांकि जब क्वेश्चन हम लोग इस पे आधारित पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ इवन प्लस इवन हम बताएंगे हम लोग आपको बाद में। यहाँ तक आप नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग दशमलव पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा दशमलव, वास्तविक संख्या को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक पूर्णांक, तो पूर्णांक के जितने भाग हो सकते थे महत्वपूर्ण हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब दशमलव पे आते हैं हम लोग, डेसिमल। अब डेसिमल को वर्गीकृत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दशमलव को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आपका शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे की बात करें तो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों के बारे में जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लें, इस अशांत को भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, इसको भी 2 भागों में। पहला पुनरावृत अशांत दशमलव, और दूसरे की बात करें तो अपुनरावृत अशांत दशमलव। अब तीनों को एक साथ हम लोग देखते हैं। देखें, अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यह होता है आपका रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप से लिख लेंगे। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ लिखें, देखें। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप देखें, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपको कहा जाए 1/2 निकालिए, तो आप कहेंगे 0.2
5। अगर 1/3 निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 0 दशमलव भाग दे देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरिक 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव अगर आप लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिरिक 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरिक, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी आप कह पाएंगे 0.333 ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर देखें यानी कि शांत मतलब क्या, जो भाग की क्रिया में दशमलव के एक स्थान या 2 स्थान या 3 स्थान या कुछ स्थान बाद क्या हो जाए, भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, यानी एक फिक्स्ड एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहेंगे। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, शांत दशमलव क्या आ जाएगा, 0.5, 0.25, 0.345। आप कह पाएंगे दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हो तो वह क्या हो जाएगा आपका शांत। अब इसमें देखें अशांत में क्या होता है, नाम से क्लियर है, जो भाग की क्रिया रुके ना, यानी दशमलव के बाद लगातार संख्याएं हों, लेकिन लगातार में भी दो चीज़ें, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त, मतलब लगातार हो और संख्याओं की पुनरावृत्त हो, लगातार हो लेकिन संख्याओं की पुनरावृत्त न हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे 0.333 ऐसे, 0. आप कहा सकता है 6, 0.454545, 0.12525। इसमें क्या आएगा, अपुनरावृत्त, जिसकी पुनरावृत्त न हो, मतलब कोई संख्या बार बार न आए लेकिन अशांत हो, जैसे 0.1 2 3 6 9 5 4, मतलब इसमें किसी फिक्स पैटर्न बार बार न रिपीट न हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.6 7 9 4 5 3 ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी पुनरावृत्त अशांत दशमलव है इसको हम बार में बदल लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा हम आपको यहाँ बता दें, बाकी ये पूरा एक चैप्टर ही है। 3 कितनी बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बार बार आ रहा है, इसकी जगह हम लिख पाएंगे 0.6 के पावर बार। इसमें क्या बार बार आ रहा है, 0.45 के पावर बार। और इसमें क्या बार बार आ रहा है, 0.1। ध्यान दीजिए, 1 का रिपीट नहीं हो रहा है, 2 5 2 5 2 5 पे बार लगा देंगे। समझ पाए होंगे आप लोग हमारे ख्याल से। इसको इसमें देखें, इसमें हम बार नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें किसी फिक्स पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इन संख्याओं को शांत दशमलव और अशांत दशमलव में किसको, केवल पुनरावृत्त को हम लोग साधारण भिन्न में बदल पाएंगे। इसको हम लोग साधारण भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। तो आप याद रखिएगा, जैसे अगर हमें इससे ही बदलना हो, इतना तो आप जानते होंगे, अगर इसे हम साधारण भिन्न में बदलें तो यह क्या हो जाएगा, 5/10 और यह हो जाएगा 1/2। इसको बदलना हो तो क्या लिखेंगे हम, 25 लिख देंगे और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो ये हो जाएगा 100, कट जाएगा 1/4। इसको बदलना हो तो हम 3 4 5 लिख देंगे और बटे दशमलव के नीचे 1, कितने अंक हैं, 1 2 3। बाकी आप इसको काट लेंगे, जो कटेगा तो इसका सरलतम रूप लिख देंगे। तो आपने क्या देखा, आप चाहें तो इसको काट लें, ये कट जाएगा, 5 6 30 बचेगा 4 और 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, अब तो कटेगा नहीं, यानी आप लिख पाएंगे 69/200। तो आपने क्या देखा कि इस जो शांत दशमलव है इसको हम लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, p/q के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, इसको हम लोग कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब ये एक छोटा अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर हम लोग कल चर्चा करें, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। याद रखेंगे पुनरावृत्त, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी इसके बाद। अब देखें, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो ध्यान देंगे।
जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं, और एक कंडीशन यहाँ होता है q नॉट इजकल टू 0, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव में शांत दशमलव और अशांत में पुनरावृत्त अशांत दशमलव को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसमें कुछ और कंडीशन होते हैं कि यह p और q क्या होने चाहिए? q नॉट इजकल टू 0 होने चाहिए, और यह p और q प्राइम होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब इसमें कुछ कॉमन ना हो, सअभाज्य होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यह क्या होने चाहिए? सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब इसमें कुछ कॉमन ना हो। मतलब देखिए 1 4 में दोनों में कुछ कॉमन है, यानी 1 4 का जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो क्या होगा? हालांकि कहें तो यह सअभाज्य मिल जाता है, लेकिन अगर इसका सही रूप कहें तो ये आपेक्षिक अभाज्य होने चाहिए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, दोनों में कुछ कॉमन ना हो। देखिए 69 और 200 में कुछ कॉमन नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको p, ध्यान दीजिएगा, इसको p और बाई q में कैसे बदला जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, जब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम आपको वहाँ बता देंगे। अब आप देखें, जितने अशांत अपुनरावृत्त होते हैं इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ इसको, इसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये थोड़ा जल्दी में हो गया, इसको हम एक बार फिर से आपको बता देंगे जब इस पे आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, पाई पूछा जाता है, पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम 22/7 की बात करें, इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पाई बराबर 22/7, तो ये बराबर नहीं होता है, यह बराबर नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग बराबर होता है, इसको हम बराबर मान लेते हैं। फिर याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, मतलब जो क्या है, दशमलव के बाद लगातार बढ़ता जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है। पाई का मान होता है 3.14, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, और 22/7 का मान भी होता है 3.14, लेकिन कुछ टर्म जाने के बाद यह रिपीट करने लगता है, लेकिन यह रिपीट नहीं करता है। तो जो रिपीट न करे, जो अपुनरावृत्त हो, जो जिसकी पुनरावृत्त न हो, तो वह क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या। इसलिए पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस पूरे वीडियो को आप 2 बार देख लें, आपको संख्याओं का वर्गीकरण समझ में आ जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। नोट कर लें आप लोग।